दोस्तों जरा सोचिए, एक लड़की की बारात दरवाजे पर खड़ी है, ढोल बज रहे हैं, शहनाई की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही है, गली में लोगों की भीड़ है और घोड़ी पर बैठा दूल्हा हाथ जोड़े मुस्कुरा रहा है। सब कुछ इतना सुंदर, इतना शुभ कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले 5 मिनट में इस घर की छत पर ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। जयमाला का समय होता है, दूल्हा स्टेज पर खड़ा है, हाथ में फूलों की माला है और सबकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हैं। दुल्हन कब आएगी? 5 मिनट बीतते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, दुल्हन नहीं आती। लड़के वाले फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है, भाई तैयार होने में देर लग रही होगी। कोई कहता है, अरे नहीं, कुछ और बात है। और तभी अंदर से एक आवाज़ आती है जो पूरे घर की धड़कन रोक देती है। दुल्हन कहती है, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, मुझे ये लड़का पसंद नहीं। इसका रंग देखा है आपने? दोस्तों, उस एक वाक्य ने उस घर की इज्जत, उस पिता का सिर और उस दूल्हे का दिल, तीनों को एक साथ ज़मीन पर पटक दिया। जिस दूल्हे को उसने बिना मिले सिर्फ एक तस्वीर देखकर अपना सपना बना लिया था, आज उसी दूल्हे को अपनी सहेलियों के सामने वो काला कहकर ठुकरा रही थी। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जिस लड़के के रंग को देखकर वो लड़की मुंह बना रही थी, उस रंग के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे अगर वो उस दिन जान जाती तो शायद उसके पैर कांप जाते। वो लड़का सांवला पैदा नहीं हुआ था दोस्तों, उसका चेहरा एक ऐसी रात में बदला था जिस रात उसने किसी और की जान बचाने के लिए अपना चेहरा गंवा दिया था। और सबसे बड़ी बात, उस रात उसने जिस बच्चे को आग से खींचकर बाहर निकाला था, वो बच्चा इसी लड़की के घर का था। अब सवाल ये है, क्या उस लड़की को कभी ये सच पता चला? उसके पिता ने ऐसा क्या कह दिया था कि लड़की शादी के लिए मान गई? सुहागरात की रात कमरे में क्या हुआ और वो कौन सी जली हुई तस्वीर थी जिसने 6 महीने बाद इस पूरी कहानी को उल्ट पुल्ट कर दिया? पूरा सच जानने के लिए ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी 10 मिनट में जो मोड़ आने वाला है वो आपकी आंखें नम कर देगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामगढ़ की। रामगढ़ ऐसा कस्बा था जहाँ ना बहुत गरीबी थी, ना बहुत अमीरी, बस एक साधारण सी जिंदगी थी। सुबह 4 बजे मंदिर की घंटी बजती, 6 बजे दूध वाले की साइकिल की घंटी और 7 बजे बच्चों के स्कूल जाने का शोर। इसी कस्बे में रहते थे रमाकांत जी, पेशे से एक स्कूल मास्टर। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इज्जत बहुत थी। पूरे मोहल्ले में लोग उन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते थे। उनके घर में 4 लोग थे, वो खुद, उनकी पत्नी सुशीला, बेटी नंदिनी और सबसे छोटा बेटा चिंटू। नंदिनी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि जब वो गली से गुजरती तो औरतें कहती, मास्टर साहब की बेटी तो जैसे किसी फिल्म से निकल कर आई हो। और यही तारीफ़ें धीरे धीरे नंदिनी के दिमाग में एक ऐसा नशा भर गई जिसका उसे खुद पता ही नहीं चला। बचपन से उसने यही सुना था, तू तो रानी है, तेरा तो राजकुमार जैसा पति आएगा, तेरे लिए तो कोई हीरो ही ढूंढना पड़ेगा। और जब कोई लड़की बचपन से यही सुनती रहे तो उसके मन में एक तस्वीर बन जाती है। नंदिनी के मन में भी एक तस्वीर बन चुकी थी। लंबा, गोरा, हैंडसम पति, सफ़ेद शर्ट, धूप का चश्मा और मोटरसाइकिल। उसकी 4-5 सहेलियाँ थीं, उनमें सबसे करीबी थी सपना। सपना दिखने में साधारण थी, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करती थी। और सच कहूँ दोस्तों, सपना के मन में नंदिनी के लिए दोस्ती के साथ साथ एक जलन भी थी। वो जलन जो अक्सर तब पैदा होती है जब आपकी सहेली आपसे ज़्यादा तारीफ़ पाती हो। सहेलियों की महफिल में एक खेल चलता था। कोई भी नई शादी होती तो सब मिलकर दूल्हे को नंबर देती और सबसे ज़्यादा नंबर काटती थी नंदिनी। इसकी नाक ठीक नहीं, ये तो बहुत छोटा है, अरे इसके तो बाल ही नहीं हैं। और सब हंसती रहती।
बस एक ही दूल्हा था जिसे नंदिनी ने पास किया था, निर्मला का पति। निर्मला उनकी सबसे शांत सहेली थी और उसकी शादी शहर के एक ऐसे लड़के से हुई थी जो सच में बहुत सुंदर था। गोरा चिट्टा, लंबा, बाल सलीके से जमे हुए। शादी में जब नंदिनी ने उसे देखा था तो उसने ज़ोर से कहा था, बस ऐसा ही चाहिए मुझे, इससे कम में मैं मानूंगी ही नहीं। उस दिन सब हंसे थे, लेकिन दोस्तों कभी कभी हम मजाक में जो शर्तें रख देते हैं, ज़िंदगी उन्हीं शर्तों की परीक्षा ले लेती है। अब चलिए आपको उस लड़के से मिलवाते हैं जिसकी वजह से ये पूरी कहानी है। रामगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा था, बेलगांव। वहाँ बाजार की आखिरी छोर पर एक दवाई की दुकान थी, शर्मा मेडिकल स्टोर। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पूरे इलाके में मशहूर थी। वजह थी उस दुकान पर बैठने वाला लड़का आदित्य। आदित्य 25-26 साल का था। लंबा, मजबूत कंधे, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। लेकिन उसका रंग गहरा सांवला था, इतना गहरा कि लोग पहली नज़र में उसे काला कह देते थे। और उसके दाहिने गाल पर कान के पास एक हल्का सा निशान था, जैसे कोई पुरानी चोट का दाग हो जो समय के साथ त्वचा में घुल गया हो। बचपन में आदित्य ऐसा नहीं था। उसकी माँ आज भी अलमारी में एक पुरानी तस्वीर संभाल कर रखती थी, जिसमें 7-8 साल का एक गोरा चिट्टा बच्चा नई कमीज पहने कैमरे की तरफ हंस रहा था। वो बच्चा आदित्य ही था। फिर एक रात आई। आदित्य तब 16 साल का था। कस्बे में रामलीला का मेला लगा था। मेले के पिछले हिस्से में टेंट और झोंपड़ियाँ थी, जहाँ बाहर से आए कारीगर और मजदूर परिवार रुके हुए थे। रात के लगभग 11 बजे एक स्टोव फटने से एक टेंट में आग लग गई। हवा तेज़ थी। देखते ही देखते आग ने 3 टेंट अपनी चपेट में ले लिए। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, पानी ढूंढ रहे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और तभी एक औरत ज़मीन पर गिरकर चीखी, मेरा बच्चा अंदर है, कोई तो बचा लो। दोस्तों उस भीड़ में सैकड़ों लोग थे, लेकिन आगे बढ़ा सिर्फ एक 16 साल का लड़का। आदित्य ने पास के घड़े का पूरा पानी अपने ऊपर उड़ेला, अपनी कमीज उतारकर चेहरे पर लपेटी और आग में घुस गया। अंदर धुआं इतना था कि सांस लेना नामुमकिन था। आंखें जल रही थी। उसने टटोलते टटोलते एक कोने में एक छोटे बच्चे को पाया, 5-6 साल का, बेहोश ज़मीन पर पड़ा हुआ। उसने उसे उठाया, अपने सीने से चिपकाया और बाहर की तरफ भागा। तभी ऊपर से जलता हुआ टेंट का एक कपड़ा उसके सिर और चेहरे पर गिरा। वो लड़खड़ाया, गिरा, लेकिन बच्चे को छाती से नहीं छोड़ा। ज़मीन पर घसीटते हुए वो बाहर निकला और भीड़ के बीच गिर पड़ा। बच्चा जिंदा था और आदित्य का आधा चेहरा, गर्दन और सीना बुरी तरह झुलस चुका था। 3 महीने अस्पताल, कई ऑपरेशन, असहनीय दर्द, और जब पट्टियाँ खुली तो आईने में जो चेहरा था वो उसका पुराना चेहरा नहीं था। त्वचा का रंग हमेशा के लिए गहरा हो चुका था, गाल पर निशान रह गया था। उस दिन आदित्य की माँ फूट फूट कर रोई थी और आदित्य ने बस इतना कहा था, माँ वो बच्चा तो जिंदा है ना, बस फिर ठीक है। दोस्तों ये बात आज तक ना आदित्य ने किसी को बताई, ना उसके पिता ने, क्योंकि आदित्य का एक ही सिद्धांत था, जो नेकी अपने मुंह से बतानी पड़े वो नेकी नहीं, सौदा हो जाती है। और यही वजह थी कि पूरे बेलगांव में लोग उसे बस वो सांवला लड़का कहकर जानते थे। कोई नहीं जानता था कि उस सांवले रंग की कीमत एक बच्चे की ज़िंदगी थी। समय बीता। आदित्य ने पिता के जाने के बाद दुकान संभाल ली। मेहनत ऐसी की, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दुकान खुली रहती, और स्वभाव ऐसा कि जिस गरीब के पास पैसे ना हों उसे वो दवाई ऐसे दे देता जैसे उधार लिख रहा हो, और वो उधार कभी मांगता ही नहीं था। माँ ने कहना शुरू किया, बेटा अब शादी कर ले। रिश्ते आए भी, लेकिन जैसे ही लड़की वाले आदित्य को देखते चेहरे पर एक झिझक आ जाती। फिर फ़ोन आता, जी कुंडली नहीं मिली।
कुंडली का बहाना बनाकर लोग असल बात छुपा लेते थे। आदित्य समझ जाता, हंस देता और दुकान पर चला जाता। 7 रिश्ते टूट चुके थे। फिर एक दिन बिचौलिए के जरिए एक रिश्ता आया, रामगढ़ के मास्टर रमाकांत जी की बेटी नंदिनी का। आदित्य की माँ ने कहा, बेटा फ़ोटो भिजवानी पड़ेगी। आदित्य फ़ोटोग्राफ़र के पास गया, फ़ोटो खिंचवाई। जब प्रिंट आया तो फ़ोटोग्राफ़र ने कहा, भैया थोड़ा चेहरा साफ़ कर दूं? आजकल सब करवाते हैं, रंग थोड़ा हल्का कर दूंगा, अच्छी लगेगी। आदित्य ने साफ मना कर दिया, बोला, नहीं भाई, जो हूँ वही दिखूंगा। जिसे मेरा रंग नहीं जचेगा उसे मेरा दिल भी नहीं जचेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर वो हुआ जिसने आगे की पूरी कहानी लिख दी। आदित्य की माँ को लगा कि 7 रिश्ते इसी वजह से टूटे हैं। उन्होंने बेटे से छुपाकर फोटोग्राफ़र को 200 रुपये दिए और कहा, थोड़ा सा साफ कर दे बेटा, बस थोड़ा सा, मेरी बुढ़ापे की एक ही तो इच्छा है। फोटोग्राफ़र ने तस्वीर में चेहरे को कई शेड हल्का कर दिया, गाल का निशान मिटा दिया और वो तस्वीर रामगढ़ भेज दी गई। उधर रमाकांत जी खुद बेलगांव जाकर लड़के से मिले। दुकान पर बैठकर उन्होंने आधा घंटा आदित्य से बात की और दोस्तों, उस आधे घंटे में जो हुआ वो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। बस इतना जान लीजिए कि जब रमाकांत जी दुकान से बाहर निकले तो उनकी आंखें भीगी हुई थी और उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा था, भगवान तूने आज मेरा कर्ज उतारने का रास्ता दे दिया। घर लौटकर उन्होंने पत्नी से बस इतना कहा, लड़का सोने जैसा है, मैं यही रिश्ता करूँगा। तस्वीर नंदिनी को दिखाई गई। नंदिनी ने तस्वीर देखी, साफ सुथरा चेहरा, गहरी आंखें, मजबूत कंधे। उसने एक ही नज़र में हाँ कह दी और उस रात वो तस्वीर लेकर सो गई। कल्पनाओं में उसने पूरी ज़िंदगी सजा ली, शहर का घर, अपना मेडिकल स्टोर और सहेलियों के सामने वो पल जब सब कहेंगी, नंदिनी तेरा पति तो सबसे अच्छा निकला। अगले दिन उसने सपना को तस्वीर दिखाई। सपना ने तस्वीर हाथ में ली, देर तक देखी और मुस्कुराकर बोली, अच्छा है। लेकिन उसके अंदर कुछ जल रहा था। और दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखिएगा, उस दिन के बाद सपना के हाथ में एक ऐसी चीज़ आई जिसे उसने 6 महीने तक छुपाए रखा। शादी का दिन आया, आदित्य सुबह से चुप था। माँ ने सेहरा बांधा तो उसने बस इतना पूछा, माँ फ़ोटो वाली बात तूने कुछ किया तो नहीं था ना? माँ ने नज़रें चुरा ली, बोली, अरे नहीं बेटा, तू भी क्या बातें करता है। बारात चली, ढोल नगाड़े, नाचते हुए दोस्त और घोड़ी पर बैठा वो लड़का जो अंदर से डरा हुआ था। इस डर से नहीं कि लड़की कैसी होगी, बल्कि इस डर से कि लड़की उसे देखकर क्या सोचेगी। बारात रामगढ़ पहुंची। गली के मोड़ पर बारात रुकी और वहीं छत पर नंदिनी की सहेलियां खड़ी थीं दूल्हा देखने के लिए। सपना ने सबसे पहले देखा और फिर ज़ोर से हंसी। अरे नंदिनी, नीचे आकर देख तो, तेरा राजकुमार आया है। नंदिनी दौड़कर छत पर आई। जालियों के पीछे से उसने झांका और दोस्तों, उसकी दुनिया वहीं रुक गई। घोड़ी पर बैठा वो लड़का जिसकी तस्वीर वो 6 महीने से तकिए के नीचे रखकर सोई थी, वो तस्वीर वाला लड़का नहीं था। रंग गहरा सांवला था, गाल पर एक निशान था। सपना ने कान के पास फुसफुसाकर कहा, अरे ये तो काला कलूटा है, और तू कहती थी तेरा पति सबसे हैंडसम होगा। अब कल को कोई पूछेगा तो क्या कहेगी? हाय राम, मैं तो तेरी जगह जहर खा लेती। बाकी सहेलियां हंस पड़ी और वो हंसी नंदिनी के सीने में तीर की तरह उतर गई। दोस्तों, गौर कीजिए, नंदिनी को उस लड़के से कोई तकलीफ़ नहीं थी। उसे तकलीफ़ इस बात से थी कि लोग क्या कहेंगे। उसका दुश्मन उसका पति नहीं था, उसका दुश्मन उसका अपना घमंड था। वो छत से उतरी, कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने खड़ी होकर देर तक खुद को देखती रही। फिर उसने गहने उतारकर मेज पर पटक दिए। नीचे शहनाई बज रही थी, स्टेज सज चुका था, दूल्हा माला लेकर खड़ा था और दुल्हन ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। पहले भाभी आई, नंदिनी चलो बेटा, देर हो रही है। कोई जवाब नहीं। फिर भाई आया, दीदी दरवाज़ा खोलो, सब खड़े हैं।
अंदर से आवाज़ आई, मैं नहीं आऊँगी। भाई ने हंसकर कहा, मजाक मत करो दीदी, मैं मजाक नहीं कर रही। नंदिनी की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें जिद थी। मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तस्वीर में कोई और था और नीचे कोई और खड़ा है। भाई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 5 मिनट में ये बात पूरे घर में फैल गई। माँ दौड़ी आई, मामा आए और सबसे आखिर में रमाकांत जी आए। नंदिनी ने दरवाज़ा खोला। कमरे में माँ, मामा और पिता खड़े थे। माँ ने पूछा, बेटी हुआ क्या है? नंदिनी फूट पड़ी, माँ आपने देखा है उसे, इतना काला है और तस्वीर में तो बिल्कुल अलग था। ये धोखा है माँ, मैं ज़िंदगी भर लोगों के ताने कैसे सुनूंगी? मेरी सहेलियाँ अभी से हंस रही हैं, मैं मर जाऊंगी पर उसके साथ नहीं जाऊंगी। मामा जी आगे आए, बेटी लड़का सोने जैसा है, अपनी दुकान है, अपना घर है, कोई नशा नहीं, कोई ऐब नहीं। मामा जी मुझे दुकान नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। नंदिनी चीखी और तभी रमाकांत जी ने पहली बार मुंह खोला। इज्जत? उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बेटी तुझे पता भी है इज्जत किसे कहते हैं? नंदिनी चुप हो गई। मैंने उस लड़के से आधा घंटा बात की है नंदिनी, और मैं तुझसे कहता हूँ अगर आज तेरी शादी उससे हो गई तो तू जिंदगी भर मुझे दुआएं देगी। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? रमाकांत जी ने हाथ उठाकर उसे रोका। उनकी आंखें लाल थी। मैं सब समझ रहा हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, पहली और आखिरी बार मांग रहा हूँ, ये शादी होगी नहीं होगी? और तब उस पिता ने वो बात कही जो नंदिनी जिंदगी भर नहीं भूली। रमाकांत जी दीवार का सहारा लेकर बैठ गए और बोले, बेटी नीचे 300 लोग खड़े हैं, बारात दरवाजे पर है। अगर आज ये बारात बिना दुल्हन के लौट गई तो कल सुबह मेरी लाश इस घर में मिलेगी। मैं जीते जी ये बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने पहली बार अपने पिता को इस तरह टूटते देखा। वो आदमी जो कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोला, आज हाथ जोड़े बैठा था। 10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नंदिनी ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, ठीक है मैं जयमाला करूँगी। माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन नंदिनी ने सिर उठाकर पिता की आंखों में देखा और कहा, मैं शादी कर लूँगी पापा, आपकी इज्जत के लिए, लेकिन याद रखिएगा मैं उसकी पत्नी कभी नहीं बनूँगी, कभी नहीं। रमाकांत जी ने बस इतना कहा, जैसी तेरी मर्जी बेटा, पर एक दिन आएगा जब तू खुद उसके पैर छूकर माफ़ी मांगेगी। नंदिनी नीचे उतरी। स्टेज पर आदित्य खड़ा था। आधे घंटे से खड़ा था और इन आधे घंटों में उसने वो सब सुन लिया था जो लोग दबी जुबान में कह रहे थे। लड़की मना कर रही है रंग की वजह से। अरे बेचारा, 1-2 लड़कियों ने तो पीछे खड़े होकर हंसते हुए कह भी दिया था, कौन करेगा इस काले से शादी। आदित्य ने सुना और चुपचाप खड़ा रहा। हाथ में माला थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान जिसके पीछे एक आदमी टुकड़ों में बिखर रहा था। फिर दुल्हन आई। आदित्य ने सिर उठाकर देखा और सच कहूँ दोस्तों, पहली नज़र में ही उसका दिल हार गया। नंदिनी सच में बहुत सुंदर थी। नंदिनी ने माला उठाई। एक पल के लिए उसकी नज़र आदित्य की आंखों से टकराई और उन आंखों में उसे जो दिखा वो उसे उम्मीद नहीं थी। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक चुप सी माफ़ी थी। जैसे वो आदमी कह रहा हो, माफ़ करना, मैं तुम्हारे सपनों जैसा नहीं निकला। नंदिनी ने झट से नज़रें हटा ली और जल्दी से माला डाल दी। फेरे हुए, मंत्र पढ़े गए, 7 वचन लिए गए, वो 7 वचन जो नंदिनी बिना मन के दोहरा रही थी। और आदित्य पूरे दिल से। विदाई का समय आया। माँ रोई, भाई रोया और रमाकांत जी ने आदित्य के दोनों हाथ पकड़े और कहा, बेटा मेरी बेटी नादान है, छोटी है, बस इसे संभाल लेना। आदित्य ने पैर छुए और कहा, पापा आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र रहिए। गाड़ी चली। रास्ते भर नंदिनी खिड़की से बाहर देखती रही और आदित्य अपने हाथ देखता रहा। पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोला गया। घर पहुँचे, रस्में हुई, मुंह दिखाई हुई,
पड़ोस की औरतों ने कहा, अरे वाह, क्या बहू लाए हो, चांद जैसी है। और किसी ने पीछे से धीरे से कहा, हाँ, पर जोड़ी नहीं जच रही। आदित्य की माँ ने वो सुन लिया और चुपचाप रसोई में जाकर आंखें पोंछ ली। रात हुई, कमरा सजाया गया, दोस्तों ने मजाक किया, चाची मामी ने चुटकियाँ ली और आदित्य को धकेलकर कमरे में भेज दिया गया। अंदर बिस्तर के किनारे नंदिनी बैठी थी, घूंघट डाले। आदित्य ने दरवाज़ा बंद किया, 2 मिनट चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, देखो, मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं, पर मैं चाहता हूं हम बात करें। वो आगे बढ़ा और घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया। नंदिनी एक कदम से पीछे हट गई और चीख पड़ी, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। आदित्य के हाथ वहीं रुक गए। वो पीछे हटा। नंदिनी ने खुद घूंघट हटाया। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने ये शादी अपने पापा की जान बचाने के लिए की है, अपनी मर्जी से नहीं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और शायद कभी करूँगी भी नहीं। आदित्य कुर्सी पर बैठ गया। बहू शांति से बोला, किसी और से प्यार करती हो? नहीं, तो फिर तुम्हारा रंग? नंदिनी ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, तस्वीर में तुम गोरे थे, यहाँ आकर देखा तो मेरी सहेलियाँ मुझ पर हंस रही थी। पूरी उम्र मैं ये ताने नहीं सुन सकती। दोस्तों, वो एक वाक्या जैसे किसी ने आदित्य के सीने में गरम सलाख उतार दी हो। वो जो 16 साल की उम्र से हर दिन ये सुनता आया था, आज अपनी पत्नी के मुंह से सुन रहा था। पहली रात को उसने एक लंबी सांस ली, बहुत धीरे से बोला, वो तस्वीर मैंने नहीं बदलवाई थी नंदिनी, मैंने तो मना किया था। मेरी माँ ने 7 रिश्ते टूट चुके थे, उन्हें डर था कि 8वां भी टूट जाएगा। उन्होंने मुझसे छुपा कर करवाया। जो भी हो, धोखा तो धोखा है। हाँ, आदित्य ने सिर झुका लिया, तुम सही हो, धोखा तो हुआ है और उसकी सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। फिर उसने सिर उठाया, ठीक है, तो अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? नंदिनी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करना। हम एक घर में रहेंगे, एक कमरे में भी रहेंगे, क्योंकि लोगों को शक नहीं होना चाहिए, पर हम पति पत्नी नहीं होंगे। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मंजूर। नंदिनी हैरान रह गई। उसे उम्मीद थी कि वो लड़ेगा, चिल्लाएगा, हक जताएगा, लेकिन वो सिर्फ मंजूर कहकर बैठा था। पर मेरी भी एक शर्त है, आदित्य ने कहा। क्या? ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, न मेरी माँ को, न तुम्हारे मायके में किसी को। मेरी माँ बूढ़ी है, बीमार रहती है। अगर उन्हें पता चला कि उनकी वजह से, उस तस्वीर की वजह से उनके बेटे की ज़िंदगी ऐसी हो गई, तो वो जीते जी मर जाएंगी। और तुम्हारे पापा, उन्होंने जो कहा था वो तुमने खुद सुना है। नंदिनी की आंखें भर आई। यही तो वो भी चाहती थी। उसने सिर हिला दिया। एक बात और, आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटूँगा। तुम इस घर की बहू हो और इस घर में तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। उस रात दोस्तों, उस कमरे में 2 लोग सोए, एक बिस्तर पर, एक ज़मीन पर बिछे गद्दे पर, और उन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। अगली सुबह से एक अजीब जिंदगी शुरू हुई। बाहर से सब कुछ सामान्य था। आदित्य सुबह उठता, माँ के पैर छूता, दुकान जाता, नंदिनी घर के काम करती, सास से बातें करती, पड़ोसी देखते और कहते, क्या जोड़ी है भाई। लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा था। फिर भी दोस्तों, आदित्य ने अपना वादा निभाना शुरू किया, बिना बोले। पहले ही हफ्ते उसने गौर किया कि नंदिनी सुबह की चाय में इलायची डालती है। अगले दिन दुकान से लौटते वक्त वो इलायची का पूरा पैकेट ले आया और चुपचाप रसोई में रख दिया। एक दिन नंदिनी ने सास से बात करते हुए कहा कि उसे पढ़ने का शौक़ है, पर शादी की वजह से पढ़ाई छूट गई। 3 दिन बाद मेज पर 5 किताबें रखी थी। किसने रखी, कुछ नहीं कहा गया। सर्दियाँ आई। नंदिनी को ठंड बहुत लगती थी। एक रात उसने देखा कि उसके ऊपर 2 कंबल हैं और ज़मीन पर सोने वाले आदमी के पास सिर्फ एक चादर। नंदिनी को अजीब लगा। उसने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लगती? आदित्य ने आंखें बंद किए ही कहा, आदत है, दुकान की छत पर 12 साल सोया हूँ, बस इतना। कोई एहसान नहीं जताया।
फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने नंदिनी के दिल का एक कोना हमेशा के लिए बदल दिया। नंदिनी को तेज बुखार चढ़ गया, 104 डिग्री, सांस घबरा गई और दुकान पर फ़ोन किया। आदित्य दुकान बीच बाजार में खुली छोड़कर भाग आया। डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगाया और कहा रात भर ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बुखार और चढ़ा तो दिक्कत हो सकती है। हर आधे घंटे में ठंडी पट्टी रखिए। उस रात दोस्तों वो आदमी सोया नहीं। रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक हर आधे घंटे में उसने पानी बदला, कपड़ा भिगोया, माथे पर रखा। बीच बीच में उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर नब्ज देखी और फिर छोड़ दिया। एक बार भी उसने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, एक बार भी नहीं। सुबह 4 बजे बुखार उतरा, नंदिनी की आँख खुली और उसने जो देखा उसकी आंखें भर आई। आदित्य ज़मीन पर बैठा था, सिर उसकी चारपाई के किनारे टिका था, पानी का कटोरा पास में रखा था और वो ऐसे सोया था जैसे कोई पहरेदार ड्यूटी पर सो गया हो। नंदिनी ने धीरे से उसे हिलाया। उठिए, आप ज़मीन पर क्यों सो रहे हैं? जाकर बिस्तर पर लेट जाइए। आदित्य हड़बड़ाकर उठा। सबसे पहले उसने नंदिनी के माथे पर हाथ रखा। बुखार उतर गया। हाँ, सच बता रही हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तब जाकर उसने राहत की सांस ली, उठकर अपने गद्दे पर लेट गया और बोला, कोई भी तकलीफ़ हो तो जगा देना, संकोच मत करना। 3 घंटे बाद 7 बजे वो उठा, नहाया और दुकान चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नंदिनी उस दिन देर तक बैठी सोचती रही, मैं इसकी पत्नी भी नहीं हूँ। मैंने इसे पहली रात ही ठुकरा दिया था, इसका हक मैंने छीन लिया। फिर भी ये आदमी पूरी रात ज़मीन पर बैठा रहा। दोस्तों, यहीं से नंदिनी के दिल में उस आदमी के लिए इज्जत पैदा हुई और इज्जत प्यार की पहली सीढ़ी होती है। महीने बीतते गए। आदित्य उसे कभी बाजार ले जाता, कभी मंदिर, कभी शहर में फिल्म दिखाने। एक बार उसने बिना बताए नंदिनी के मायके फ़ोन करवाया ताकि वो माँ से बात कर सके। नंदिनी हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। अब वो उसके लिए खाना गर्म करके इंतज़ार करती। अब वो पूछती, आज दुकान पर भीड़ थी क्या? और दिल तो कब का झुक चुका था, लेकिन दिमाग में अब भी सपना की वो हंसी गूंजती थी। काला कलूटा। रात को जब आदित्य ज़मीन पर सोता तो नंदिनी छत की तरफ देखते हुए सोचती, अगर मैं इसे अपना लूँ और कल गांव जाऊँ तो सपना पूछेगी, तूने उसी काले को अपना लिया, मैं क्या जवाब दूंगी? देखिए दोस्तों, ये है हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी। हम अपनी खुशी उन लोगों की राय पर गिरवी रख देते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई योगदान ही नहीं होता। एक रात हद हो गई, बिजली चली गई। अंधेरे में नंदिनी उठकर पानी लेने गई और मेज से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने अंधेरे में उसे थाम लिया। एक पल के लिए दोनों बिल्कुल पास थे। नंदिनी की सांस तेज चल रही थी। आदित्य के हाथ उसकी बाँह पर थे और अगले ही पल आदित्य ने उसे सीधा खड़ा किया, हाथ हटा लिए और पीछे हट गया। संभल कर, मोमबत्ती जलाता हूँ। नंदिनी अंधेरे में खड़ी रह गई और उस रात पहली बार उसे अपने ही फैसले पर गुस्सा आया। फिर सावन का महीना आ गया। परंपरा के मुताबिक नई बहू सावन में मायके जाती है। जाते वक्त आदित्य ने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना और हाँ, वहाँ किसी को कुछ मत बताना, वादा याद है? नंदिनी ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठते वक्त पहली बार उसने पीछे मुड़कर देखा। रामगढ़ पहुंचकर नंदिनी को अजीब लगा, अपना ही घर, अपना ही कमरा, पर मन नहीं लग रहा था। सुबह चाय पीते वक्त उसे याद आया कि इलायची कौन लाता था। रात को ठंड लगी तो याद आया कि कंबल कौन डालता था। एक दिन उसे छींक आई और अपने आप मुंह से निकल गया, अब कोई काढ़ा नहीं बनाएगा। माँ ने सुन लिया, मुस्कुराकर बोली, क्या कहा? कुछ नहीं माँ। 4-5 दिन बाद सपना आई। सावन में वो भी मायके आई थी। नंदिनी ने उसे गले लगाया, कैसी है तू? और सपना की आंखें भर आई। दोनों छत पर जाकर बैठ गई। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सपना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नंदिनी, तूने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी शादी कैसी चल रही है, तो बताना। सपना ने अपनी आस्तीन ऊपर की,
कलाई पर नीले निशान थे। नंदिनी का हाथ मुंह पर चला गया। ये क्या है? मेरा हैंडसम पति। सपना हंसी, पर वो हंसी रुला देने वाली थी, जिसे देखकर सब कहते थे कि सपना के तो भाग खुल गए। पूरी शादी में तूने भी यही कहा था ना? सपना, तेरा पति तो हीरो है। नंदिनी की जुबान सूख गई। वो हीरो? सपना बोलती रही। महीने में 20 दिन नशे में रहता है, कमाता कुछ नहीं, मेरे मायके से पैसे मंगवाता है, और जब मैं मना करती हूँ तो ये निशान देती है। मेरी सास तमाशा देखती है, और मैं किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि लोग कहेंगे इतना सुंदर पति है, तू ही खराब होगी। छत पर सन्नाटा छा गया। फिर सपना ने आंखें पोंछकर पूछा, तू बता, तेरा पति कैसा है? और दोस्तों, ये वो पल था जब नंदिनी के अंदर की सारी दीवारें एक साथ भर भराकर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोलती चली गई, सपना, वो आदमी, मैंने उसे शादी की पहली रात कह दिया था कि मैं उसकी पत्नी नहीं बनूंगी। मैंने उसे तुम्हारा रंग कहकर ठुकरा दिया था, और तब से आज तक 6 महीने से वो ज़मीन पर सोता है बिना शिकायत के, और फिर भी मेरा हर छोटा बड़ा ख्याल रखता है। जब मुझे बुखार था, वो पूरी रात ज़मीन पर बैठकर मेरे माथे पर पट्टी रखता रहा, और सुबह बिना कुछ कहे दुकान चला गया। सपना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। नंदिनी, उसकी आवाज़ कांप रही थी, तेरे तो भाग खुल गए, और मेरे तो फूट गए। भगवान कसम, अगर मुझे तेरा जैसा पति मिल जाता ना, तो मैं उसके पैर धोकर पीती। फिर वो रुकी और बहुत धीरे से बोली, और नंदिनी, एक बात है जो मुझे तुझे बतानी है। 6 महीने से सीने में दबाए बैठी हूँ, सुनकर तू मुझसे नफरत करेगी। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। क्या? सपना ने अपने पर्स से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। जिस दिन तेरे रिश्ते की तस्वीर आई थी, उसके अगले दिन बिचौलिया चाचा एक लिफाफा और लाए थे तेरे लिए। मैं उस वक्त तेरे घर पर ही थी, तू नहाने गई थी। मैंने वो लिफाफा ले लिया और तुझे कभी दिया ही नहीं। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। क्यों? सपना रो पड़ी। क्योंकि मैं जलती थी तुझसे नंदिनी। बचपन से हर कोई तेरी तारीफ़ करता था। मैं चाहती थी कि एक बार, बस एक बार, तेरे साथ भी कुछ गलत हो। उसने कागज़ नंदिनी के हाथ में रख दिया। पर आज मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। इसे पढ़ ले, और हो सके तो माफ़ कर देना। नंदिनी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर 2 चीज़ें थीं, एक हाथ से लिखी चिट्ठी और एक पुरानी किनारों से जली हुई तस्वीर। तस्वीर में एक गोरा चिट्टा 7-8 साल का बच्चा था, नई कमीज पहने, कैमरे की तरफ हंसता हुआ। नंदिनी ने चिट्ठी खोली। लिखावट साफ थी, सीधी। नमस्ते नंदिनी जी, आप मुझे नहीं जानती और शायद कभी ना जाने, पर एक बात है जो मैं शादी से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे झूठ की नींव पर घर बनाना नहीं आता। मेरी माँ ने मेरी तस्वीर में मेरा रंग साफ करवा दिया है। मैंने मना किया था, पर वो नहीं मानी। 7 रिश्ते टूट चुके हैं, इसलिए उन्हें डर था। असल में मैं उस तस्वीर जैसा नहीं दिखता। मेरा रंग गहरा है और मेरे गाल पर एक निशान है। साथ में मैं अपनी एक पुरानी तस्वीर भेज रहा हूँ। 10 साल पहले तक मैं ऐसा ही था। फिर एक रात एक मेले में आग लग गई थी। एक औरत चिल्ला रही थी कि उसका बच्चा अंदर है। मैं अंदर चला गया। बच्चा बच गया, पर मेरा चेहरा जल गया। तब से मेरा रंग ऐसा ही है। मैं ये बात इसलिए नहीं लिख रहा कि आप मुझ पर तरस खाएं। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जानते बूझते फैसला करें। अगर आपको मंजूर नहीं तो साफ मना कर दीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। सच बताऊँ तो इससे मुझे इज्जत ही महसूस होगी, पर अगर आपने हाँ कही तो मैं वादा करता हूँ, मेरा चेहरा जैसा भी हो, मेरा साथ आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। आपका शुभ चिंतक आदित्य। दोस्तों, नंदिनी के हाथों से चिट्ठी छूट गई। वो छत की मुंडेर पकड़कर बैठ गई। सांस नहीं आ रही थी। 6 महीने से वो जिस आदमी को काला कहकर ठुकराए बैठी थी, वो काला इसलिए था क्योंकि उसने किसी और के बच्चे के लिए अपना चेहरा जला लिया था। और वो आदमी, उस आदमी ने पहली रात एक बार भी ये नहीं कहा, मेरा चेहरा क्यों जला, ये तो पूछ लो।
उसने बस इतना कहा था, तुम सही हो, सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए। नंदिनी सिर पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। और तभी तभी एक और बात उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। एक मेले में आग लग गई थी। नंदिनी दौड़ती हुई नीचे आई, सीधे उस कमरे में गई जहां उसके पिता बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चिट्ठी उनके सामने रख दी। पापा, ये पढ़िए। रमाकांत जी ने चिट्ठी उठाई, पढ़ी और उनका हाथ कांपने लगा। नंदिनी ने पूछा, पापा, चिंटू जब छोटा था, वो मेले वाली आग जिसमें उसे किसी ने बचाया था, वो कब की बात है। रमाकांत जी ने चश्मा उतार दिया। उनकी आंखें भर आई थी और फिर उन्होंने वो बताया जो उन्होंने 10 साल से किसी को नहीं बताया था। बेटी, रमाकांत जी की आवाज़ भर्रा गई थी। उस रात में मेले में तेरी माँ और चिंटू के साथ गया था। भीड़ में चिंटू का हाथ छूट गया। वो खेलते खेलते पीछे टेंट वाले हिस्से में चला गया। फिर आग लगी और जब हमें पता चला कि चिंटू वही हैं, तेरी माँ ज़मीन पर गिरकर चीख रही थी, मेरा बच्चा अंदर है। मैं भागा, पर आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि मैं दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया। मैं एक बाप होकर भी अपने बेटे को बचाने नहीं जा सका। और तभी एक लड़का, 16-17 साल का लड़का, पानी का घड़ा अपने ऊपर उड़ेल कर अंदर घुस गया। 2 मिनट बाद वो चिंटू को गोद में लेकर बाहर गिरा। चिंटू बेहोश था पर जिंदा था और उस लड़के का आधा चेहरा। रमाकांत जी बोल नहीं पाए। उन्होंने मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने उस अफरा तफरी में सिर्फ इतना पूछा था, बेटा, नाम क्या है तुम्हारा। उसने बस इतना कहा था, आदित्य। फिर उसे लोग गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। मैं चिंटू को लेकर दूसरे अस्पताल भागा और उसके बाद वो कभी नहीं मिला। मैंने बरसों ढूंढा पर पता ही नहीं चला। नंदिनी, 10 साल तक मैंने रोज़ भगवान से एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, एक बार उस लड़के से मिला दे ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। और फिर उस दिन जब मैं रिश्ता देखने बेलगांव गया, दुकान पर बैठे उस लड़के का चेहरा देखा, वो निशान देखा। मैंने पूछा, बेटा, ये निशान कैसे। उसने हंसकर कहा, बचपन में जल गया था अंकल, पुरानी बात है। मैंने पूछा, रामलीला मेले वाली आग में वो चौंक गया। बोला, आपको कैसे पता। बेटी, उस दिन मैं उसकी दुकान की मेज पकड़कर रो पड़ा था। मैंने उसके हाथ चूम लिए थे। नंदिनी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। पर पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। रमाकांत जी ने आंखें पोंछी। क्योंकि बेटी, अगर मैं तुझे बता देता तो तू उससे शादी एहसान समझकर करती, तरस खाकर करती। और वो लड़का, उसने खुद मुझसे हाथ जोड़कर कहा था, अंकल प्लीज़ ये बात नंदिनी जी को मत बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर वो मुझे अपनाए तो मेरे लिए अपनाए, मेरे किसी पुराने काम के बदले नहीं। एहसान से बनी गृहस्थी जिंदगी भर बोझ लगती है। बेटी, उस दिन मुझे पता चल गया था कि ये लड़का सिर्फ बहादुर नहीं, बहुत ऊंचा इंसान है। और जब तूने जयमाला के दिन मना कर दिया, मैं चाहता तो सबके सामने खड़े होकर बता देता, पर मैंने उससे वादा किया था, इसलिए मैंने अपनी जान की कसम खाई, पर उसका राज नहीं खोला। नंदिनी अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस देवता जैसे इंसान को, मैंने उसे। रमाकांत जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटी, गलती तेरी नहीं थी, गलती उस सोच की थी जो हम बचपन से लड़कियों के मन में भर देते हैं कि पति सुंदर होना चाहिए। हम ये कभी नहीं सिखाते कि पति अच्छा होना चाहिए। उसी रात 10 बजे आदित्य दुकान बंद करके घर लौटा ही था कि फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था नंदिनी। उसने चौंक कर उठाया। हेलो, सब ठीक है, कोई तकलीफ़। दूसरी तरफ से कुछ देर सिर्फ रोने की आवाज़ आती रही। आदित्य घबरा गया। नंदिनी, क्या हुआ, बोलो तो, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ, नंदिनी ने रोते हुए कहा, निकलिए, अभी निकलिए, मुझे लेने आ जाइए। आदित्य हैरान रह गया, पर अभी तो सावन ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं। रस्म है, तुम्हारी माँ बुरा मानेंगी। मुझे कोई रस्म नहीं चाहिए। नंदिनी की आवाज़ कांप रही थी। मुझे आपके बिना नहीं रहना, एक दिन भी नहीं। फ़ोन पर सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने बहुत धीमे से पूछा, नंदिनी, तुम्हें कुछ पता चल गया है क्या। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ,
मुझे सब पता चल गया है। आपकी चिट्ठी, वो जली हुई तस्वीर और वो बच्चा जिसे आपने आग से निकाला था। आदित्य की आंखें बंद हो गई। उसने दीवार का सहारा ले लिया। वो बच्चा मेरा भाई था, मेरा चिंटू। आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। आप जानते थे ना, नंदिनी ने कहा। आप पहले दिन से जानते थे और फिर भी उस रात मैंने आपको काला कहकर ठुकरा दिया। आपने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे भाई की जान मेरी वजह से बची है, एक बार भी नहीं। आदित्य ने बहुत शांति से कहा, नंदिनी, अगर मैं वो बात कहकर तुम्हें झुका लेता तो मुझे पत्नी नहीं, एक कर्जदार मिलती। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए था, और दिल दबाव से नहीं मिलता। नंदिनी वहीं ज़मीन पर बैठ गई। आप आ जाइए, बस आ जाइए, मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं सुबह 5 बजे निकलूँगा। आदित्य ने कहा। 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। नहीं, नंदिनी बोली, अभी निकलिए। और दोस्तों, वो आदमी उस रात 11 बजे मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। रात के 1:30 बजे रामगढ़ के उस घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। नंदिनी दौड़कर दरवाज़ा खोलने आई। बाहर आदित्य खड़ा था, धूल से सना चेहरा, थकी हुई आंखें, बाल बिखरे हुए। और नंदिनी ने कुछ नहीं सोचा। वो दौड़कर उससे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको इतना दुख दिया। आदित्य के हाथ कुछ पल हवा में रुके रहे, फिर उसने बहुत धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बस, उसने कहा, बस रोते नहीं। रमाकांत जी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर आदित्य के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें अपने माथे से लगा लिया। बेटा, आदित्य ने घबराकर हाथ खींचे। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे करने दो बेटा। रमाकांत जी की आवाज़ टूट रही थी। 10 साल से मैं ये करना चाहता था। तुमने मेरे बेटे को दूसरा जन्म दिया और उसके बदले तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, उल्टा मेरी बेटी के ताने सह लिए। तभी अंदर से चिंटू आंख मलता हुआ आया। 16 साल का दुबला पतला लड़का। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और आदित्य के सामने खड़ा कर दिया। चिंटू, इनके पैर छू, ये वही हैं जो उस रात आग में गए थे। चिंटू एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर वो झुका और आदित्य के पैरों से लिपट गया। जीजू, वो रो पड़ा। माँ आज भी हर साल उस दिन दिया जलाती है, उस अनजान भाई के नाम का जिसने मुझे बचाया था। माँ कहती हैं, पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। आदित्य ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और उस मजबूत आदमी की आंखों से पहली बार आंसू बहे। दोस्तों, उस रात उस घर में कोई सोया नहीं, सब बैठे रहे, रोते रहे, हंसते रहे। और सुबह जब वो दोनों बेलगांव के लिए निकले तो रमाकांत जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना, एक दिन तू खुद उसके पैर छूकर माफ़ी मांगेगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछे। पापा, मैंने रात को ही मांग ली। बेलगांव पहुंचकर सबसे पहले नंदिनी ने जो किया वो देखकर आदित्य दंग रह गया। वो सीधे रसोई में गई जहां उसकी सास बर्तन रख रही थी और उनके पैर पकड़ लिए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास घबरा गई। अरे बहू, ये क्या कर रही हैं? माँ जी, नंदिनी रोते हुए बोली, आपने तस्वीर में जो रंग साफ करवाया था उसके लिए मैंने आपके बेटे को 6 महीने सज़ा दी, जबकि आपने वो एक माँ के डर से किया था। मैं आपकी गुनहगार हूँ। बूढ़ी माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटी, वो गलती मेरी थी और उसकी सज़ा मेरे बेटे ने भुगती। फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा और कहा, बेटा, तूने ठीक कहा था उस दिन, झूठ चाहे कितना भी छोटा हो, घर की नींव में नहीं डालना चाहिए। उस रात दोस्तों, नंदिनी ने कमरे में जाकर सबसे पहले वो गद्दा उठाया जो 6 महीने से ज़मीन पर बिछा था। उसने उसे मोड़कर अलमारी में रख दिया। आदित्य दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। ये क्या कर रही हो? नंदिनी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान, जो 6 महीने पहले करना चाहिए था। उसने कहा। फिर वो उसके पास आई और बहुत धीरे से बोली, आपने उस रात मुझसे एक वादा लिया था कि ये बात कमरे से बाहर नहीं जाएगी। आज मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। बोलो, मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम मेरे लायक नहीं हो।
क्योंकि सच ये है कि मैं आपके लायक नहीं थी, आपने मुझे लायक बनाया। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया और नंदिनी ने आगे बढ़कर पहली बार उसके गाल के उस निशान पर अपना हाथ रखा। वो निशान जिसे देखकर उसने कभी मुंह फेर लिया था। जानते हैं, उसने कहा, मुझे अब ये दुनिया का सबसे खूबसूरत निशान लगता है, क्योंकि ये निशान ना होता तो आज मेरा भाई भी ना होता। दोस्तों, उस रात उस कमरे में जो दीवार 6 महीने से खड़ी थी वो हमेशा के लिए गिर गई। आगे की कहानी बहुत सुंदर है। नंदिनी ने दुकान के हिसाब किताब का काम संभाल लिया। उसने आदित्य से जिद करके अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और आदित्य ने उसका फॉर्म खुद भरा। 1 साल बाद उन्होंने दुकान के पीछे एक छोटा सा कमरा बनवाया, जहां हफ्ते में 1 दिन इलाके के गरीब मरीजों को मुफ्त दवाई दी जाती थी। उस कमरे के बाहर बोर्ड पर लिखा था, यहाँ चेहरा नहीं इंसान देखा जाता है। और सपना की ज़िंदगी भी बदली। नंदिनी और आदित्य दोनों उसके मायके गए, उसके घर वालों से बात की और सपना को उस घर से निकलवाया जहां उसे मारा जाता था। आज सपना एक सिलाई केंद्र चलाती है और अपने पैरों पर खड़ी है। उस दिन जब उसने पहली बार अपनी कमाई से नंदिनी के लिए साड़ी खरीदी तो दोनों गले लगकर बहुत रोई। और चिंटू ने आगे चलकर एक ही चीज़ चुनी। वो फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग लेकर दमकल विभाग में भर्ती हुआ। किसी ने पूछा, बेटा यही क्यों? उसने कहा, क्योंकि एक रात एक अजनबी आग में घुसकर मुझे बचा लाया था, अब मेरी बारी है। दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। नेकी कभी मरती नहीं, वो घूम फिर कर किसी न किसी रूप में वापस लौट आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। नंदिनी ने एक तस्वीर देखकर सपना देखा था और एक चेहरा देखकर वो सपना तोड़ दिया था। पर असली सच ये था कि जिस चेहरे को उसने ठुकराया वो चेहरा किसी की जान बचाते हुए बना था, और जिस रंग पर उसे शर्म आ रही थी वो रंग असल में बहादुरी का तमगा था। इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली, किसी इंसान को उसके चेहरे से मत आंकिए। चेहरा तो बस एक कवर है और कई बार सबसे खूबसूरत कवर के अंदर सबसे बुरी किताब निकलती है और सबसे साधारण कवर के अंदर पूरी ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी। दूसरी, कभी भी अपनी खुशी दूसरों की राय पर गिरवी मत रखिए। जो सहेलियां नंदिनी पर हंस रही थीं, उन्हें उसकी ज़िंदगी में एक दिन भी नहीं जीना था, लेकिन उनकी हंसी की वजह से नंदिनी ने अपनी ज़िंदगी के 6 महीने बर्बाद कर दिए। और तीसरी, सबसे ज़रूरी, रिश्ता चेहरे से नहीं चरित्र से चलता है। जो आदमी आपके बीमार होने पर पूरी रात ज़मीन पर बैठ सकता है, वो आदमी सोने से भी कीमती है, चाहे उसका रंग कैसा भी हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिएगा, चेहरा नहीं दिल देखो, ताकि मुझे पता चले कि आपने कहानी पूरी सुनी है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा दिल किसने जीता, आदित्य ने या नंदिनी के पिता ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। इन कहानियों को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुँचाना नहीं है। ये कहानियाँ इसलिए हैं ताकि हम सब कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।